नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज तक के विशेष कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और विदेश राज्य उप मंत्री उमर अब्दुल्ला। उमर आजकल पाकिस्तान से संघर्ष के पक्ष में जोर शोर से बोल रहे हैं। अपने तीखे तेवर के लिए मशहूर उमर, आज हम करेंगे उनसे सीधी बात। उमर, मेरे सामने एक समस्या है और हमारे व्यूअर के सामने भी वो एक समस्या है कि आपको हम किस रूप में देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के रूप में या एनडीए मिनिस्टर के रूप में? दोनों रूप हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक रूप अलग करें? सबसे पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक संसद सदस्य हूं, उसके नाते मैं एनडीए के सरकार में शामिल हूं और आजकल विदेश राज्य मंत्री का पद संभाल रहा हूं। दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए बड़ी जानना ये जरूरी है, किसको आप ज्यादा अहमियत देते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को या एनडीए की मिनिस्टरशिप को? देखिए, अगर कभी मुझे दोनों में चूज करना पड़ा तो वैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है, सबसे पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का संसद सदस्य हूं, उसके बाद मेरी जो हैसियत है वो मंत्री की हैसियत है। लेकिन अगर मेरा बेस कमजोर हो गया तो फिर मंत्री बनने का क्या फायदा? तो परसेप्शन बहुत ऐसे होता है कि आपको दोनों बातें सूट करती हैं, कि जो भी आप मौका देखते हैं उस हिसाब से आप बात करते हैं। कश्मीर में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, दिल्ली में आकर के एनडीए की बात करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। मैं कश्मीर में भी एनडीए की बात करता हूँ। मैं जब दिल्ली आता हूँ तो कश्मीर की बात करता हूँ। मैं जब प्रेस वालों के सामने होता हूँ और मुझसे ऑटोनॉमी की बात पूछी जाती है तो मैं एनडीए का लाइन टो नहीं करता हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लाइन टो करता हूँ। तो इसमें फर्क क्या है? नहीं, फर्क जैसे अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो स्टैंड लिया अभी आपने, पहले अभी कुछ दिन पहले आपने कहा था कि पाकिस्तान से हमारे को बातचीत करनी चाहिए। अब जब कश्मीर की असेंबली पर अटैक हुआ तो आपके पिताजी इमोशनल, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके लिए जरूरी रिएक्शन था, तो रो पड़े और आपने भी कहा कि हमारे को कैंप डिस्ट्रॉय करने चाहिए और आपके फादर ने कहा कि वार डिक्लेयर करना। मैंने जो कहा वो मेरी अपनी बात है। उसमें मेरे वालिद साहब ने असेंबली में क्या बोला क्या नहीं बोला उससे कोई संबंध ही नहीं है। जो मैंने कहा, और मैंने ये भी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करना चाहिए या हमें पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। मैंने कहा हमारे पास बहुत से तरीके हैं जिससे कि हम ये जो आतंकवाद का सिलसिला हमारे ऊपर चलाया गया है, हम इसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। मिलिटरीली नहीं, 1373 का जो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है उसके तहत डिप्लोमेटिकली हमारे पास बहुत से अब वेपन्स हैं जिनका प्रयोग हम करके पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बना सकते हैं। आपने कैंप्स डिस्ट्रॉय करने की बात की। देखिए, कैंप्स तो बहुत तरह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अगर उनके फंडिंग आप बंद कर दें तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। अगर उनका डिप्लोमेटिक सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट जो पाकिस्तान से आ रहा है, अगर उसको रोक दिया नहीं जाएगा तो ये कैंप्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। बहुत से तरीके हैं। अब मेरे कहने के तो बहुत से मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैंने ये बात जरूर कही एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कि हर मुल्क का हक है, जब बात उस हद तक पहुंच जाती है जहां से आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने ये बात जॉर्ज बुश साहब को पत्र में साफ लिखा है कि हमारी जो ये रुकने का है इसमें एक हद है। आपके वालिद साहब ने असेंबली में डिक्लेयर किया कि हमारे को पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देना, युद्ध कर देना चाहिए, और केंद्रीय सरकार जिसके आपके मंत्री हैं वो मानती नहीं है इस बात को। किसने कहा नहीं मानते हैं? वार के लिए तैयार है आपकी सरकार? नहीं, उन्होंने, देखिए, जो उनकी राय है, जो वो चाहते हैं, जो वो कहते हैं, वो उनका हक है। अगर उनकी आपको कोई सफाई, आप उनके कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं या उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उन्हें अपने प्रोग्राम में लाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है, का जो रवैया है वो सही है। देखिए, हमने ये कहा कि एज अ सॉवरेन नेशन हमारा हक बनता है कि अपने बचाव के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं, लेकिन हमने ये भी नहीं कहा कि हम कल ही पाकिस्तान के ऊपर युद्ध करेंगे या आक्रमण करेंगे। उमर, आपने अभी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आप पहले हैं और नेशनल आपके वाले साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, तो आप जब उन्होंने कहा है तो उसको आप नहीं, लेकिन अब आप उन्होंने किस हैसियत से कहा? उन्होंने चीफ मिनिस्टर, असेंबली के अंदर तो चीफ मिनिस्टर बोलता है ना जी, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कहा और चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं जी। लेकिन ये बात भी जरूरी नहीं है कि कोई चीफ मिनिस्टर कुछ कहे और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी बने। तो आप उनसे डिसएग्री कर रहे हैं एज ए सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे डिसएग्री करे तो जाहिर है हमारी पॉलिसी तो चेंज होगी नहीं। अब मेरे जो पर्सनल व्यूज होंगे वो मेरे कामकाज में तो इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। नहीं, देखो, इतना बड़ा सेंसिटिव प्रदेश है हमारा J&K, जिसके आप नागरिक हैं और जिसके आप एमपी भी हैं, उसका मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला टेररिज्म के खिलाफ पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं, बड़े बोल्डली लड़ रहे हैं, और वो अगर ये कहते हैं तो उसकी एक अहमियत होती है। तो आपको उसका एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? नहीं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक बात पे थोड़े ना होगा।
अगर वो बात उस हद तक पहुंचे कि हमें इस तरह के कदम उठाने चाहिए तो एक बात पे नहीं होगी, या एक बार मुख्यमंत्री कहे तो ये नहीं होगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी डिसाइड कर ले कि हम भारत सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि आप वार करिए, तो आप भारत सरकार से छोड़ देंगे अगर वार नहीं होगा तो? देखिए वो तो बात आएगी नहीं। अब हम क्यों करें कि आप वॉर करें? हम थोड़े ना इस तरह के लोग हैं कि बस हम चाहते हैं कि बस युद्ध हो और कुछ ना हो। नहीं देखो ना, जिस तरह से इमोशनल अपील उन्होंने की, आपने देखा है, और बहुत जाती हुई कश्मीर के अंदर ऐसे लोग मार दिए गए और चीफ मिनिस्टर जिस तरह से क्राई करे, सारा देश उनके साथ था उस देश में। आपको लगता नहीं कि उनकी अहमियत को भारत सरकार, जिसमें आप एक मंत्री हैं और रिस्पेक्टेबल मंत्री हैं, उनको उनकी बात के साथ कहना चाहिए, जो वो कह रहे हैं हम उनसे सहमत हैं? क्या कहेंगे कि हाँ हम सहमत हैं, हम अभी बस पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि आप मुझे बताइए कैसे होना चाहिए, कैसे हो सकता है? देखिए ऐसे हादसे हमने पहले भी भुगता है और मुझे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है कि बस ये जो असेंबली के बाहर हादसा हुआ ये आखिर हादसा होगा। नहीं, जो अभी हो रहा है कश्मीर के साथ, कश्मीर की वजह से जो इतना सब बातें बड़ी हैं, आपको लगता नहीं है कि जो कुछ अभी हो रहा है, जो आपके फादर की लाइन है, क्या वो देश की लाइन बना सकने में आप पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? देश की ओपिनियन मेरे या मेरे वालिद साहब से नहीं बनेगी, लेकिन देश की ओपिनियन ये बात भी साफ है कि प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा था कि मैं पब्लिक ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकूंगा। तो जाहिर है ये लिखने का क्या मतलब हुआ कि हमारे मुल्क में ये ग्रोइंग ओपिनियन है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले करते जा रहे हैं और हम उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई उसका मुकाबला नहीं कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे या ना करे, इस पर हम बात जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आज तक के विशेष कार्यक्रम सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे थे विदेश राज्य मंत्री उमर अब्दुल्ला से। उमर, हम डिस्कस कर रहे थे कि वॉर की पॉसिबिलिटी, तो आप अभी तक उस पर कंसेंसस नहीं है तो नहीं हो सकता, तो कश्मीर समस्या का समाधान कहां पर है? देखिए वॉर कंसेंसस से नहीं होता है, अब विल से होता है। नहीं, विल से भी नहीं होता है। सर्कमस्टांसेस इस तरह के क्रिएट हो जाते हैं कि आप उनसे हट नहीं सकते। लेकिन ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें हमने कभी भी किसी मुल्क के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमेशा हमारे ऊपर आक्रमण किया गया है। वही मैं आपने ठीक कहा, हमारे ऊपर 3 बार आक्रमण हुआ, हमने उसका फैसला किया। आपको लगता है कि अभी पानी गले से उतरा है कि नहीं, ऊपर गया है कि नहीं? कितने लोग और मरेंगे कश्मीर के अंदर, उसके बाद हम वॉर दोबारा से करेंगे? देखिए ये बात जरूरी क्यों है कि हम वॉर से ही इस बात को सुलझा सकेंगे? हम 3 वॉर जीत चुके हैं, क्या समस्या हमने हल किया उन वॉर से? बात तो ये है ना उमर, हम तो उसी के देखिए आप वॉर की क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे तरीके नहीं है, ऐसे तरीके नहीं है जिससे आप ये कैंप बंद कर सकते हैं। मैंने पूछा, आप बताइए कैंप कैसे बंद करेंगे? देखिए आपके कैमरास बंद हो तो मैं बहुत आपसे बातें कर सकूं, लेकिन खुलेआम इस तरह की बातें करने से आप ये तासुर लोगों में पहुंचाएंगे कि या तो उमर अब्दुल्ला बस बंदूक लेके आगे निकलने के लिए तैयार है, या पूरी हिंदुस्तान बस अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा इस मौके का फायदा उठाने के लिए। हमने इस तरह का कोई तरीका ना अपनाया है ना अपनाएंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल कोalition है टेररिज्म के खिलाफ, हमारे जो कंसर्न्स हैं उन पे कंसेंसस हो, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत से तरीके हैं दबाव डालने के कि उनका जो ये सपोर्ट है आतंकवाद के लिए, कि हमारे यहाँ जितना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वो बंद हो जाए, जो पाकिस्तान में आतंकवाद हैं जिनके खिलाफ हिंदुस्तान में सबूत है वो हमें वापस कर दिए जाए ताकि हम उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई शुरू करें और पाकिस्तान फिर से आतंकवाद का सिलसिला ना चलाए। हम बातचीत से जो मसले हैं हम उनको हल करना चाहते हैं। पर हम तो टेररिस्टों को वहां भेजते हैं जहाज में बिठा करके, आप वापस कैसे लेंगे उनसे? और आप क्या करते हैं? वहां पे कितने लोग थे आपके जहाज में वहां बैठे? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमने उनको बस ऐसे ही छोड़ दिया, हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था, दबाव नहीं था। जब आपने एक होम मिनिस्टर की बेटी के लिए 5 हार्डकोर मिलिटेंट छोड़े थे, तो जब आपके जहाज में 100 कुछ करीब लोग बैठे थे तो आप क्या उनके लिए लोग नहीं छोड़ते? इसका मतलब फारूक, जो गलती पहले गलती हो चुकी है उसको आप भी रिपीट करेंगे क्या? आप क्या कर सकते हो? आपने प्रेसिडेंट सेट किया, जब आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे थे आपको ये नहीं सोचना चाहिए था? तो अगली बार कोई हाईजैक लेकर के ले जाएगा तो फिर आप छोड़ देंगे 20 और लोगों को? आपने प्रेसिडेंट सेट किया है। अगर उस जहाज में जो लोग बैठे हैं वो कहें कि नहीं हिंदुस्तान के लिए हम शहादत देने के लिए तैयार हैं, जिस तरह करगिल के जो जवान वहां पे मर गए थे, जिस तरह जम्मू कश्मीर में लोग रोज मर रहे हैं, अल्लाह करे कि अगर ऐसा जहाज हाईजैक हो जिसमें मेरे घर वाले या मेरे बाल बच्चे हो, मेरी उतनी हिम्मत हो कि मैं कहूं नहीं देश के लिए मैं उनको कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये कहना बहुत आसान है। उमर, देखिए रिएक्शन देखिए आप, एक तरफ अमेरिका है जहां पर उन्होंने जहाज 2 बिल्डिंग के अंदर घुसेड़ दिए और उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा देश के ऊपर अटैक कर दिया,
اور ہمارے یہاں کتنے لوگ مارے گئے پچھلے 15 سالوں کے اندر، اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں آئیے ہمارے یہاں آگرہ میں دعوت لیجیے. تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم کریں؟ نہیں، سافٹ اسٹیٹ نہیں ہو گئے ہم کیا؟ سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ اب دیکھیے امریکہ کیا کینیڈا، نہیں امریکہ کیا کسی نیوکلیر پاور پہ یدھ چلا رہے ہیں؟ امریکہ کیا اپنے کسی پڑوسی ملک کے ساتھ یدھ چلا رہے ہیں؟ امریکہ کیا کسی ایسے ملک کے ساتھ یدھ چلا رہے ہیں جن کے ساتھ 3 بار انہوں نے جنگ کیا ہو؟ دیکھیے آپ سچویشن کو آئسولیشن میں نہیں لیجیے. اس کا مطلب یہ کہ نیوکلیر پاور پاکستان ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے اس کو نیوکلیر پاور پاکستان ہے. ہم 3 بار اس سے پہلے ان کے ساتھ لڑ چکے ہیں. ہم قریبی پڑوسی ملک ہیں. یہ سب ان سب سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ اپنی پالیسی آگے چلا سکتے ہیں. کیونکہ ابھی بھی جو انہوں نے پاکستان کے جو سی ای او ہیں انہوں نے پرسوں بھی جو بھاشن دیا اس کے اندر یہ کہ کشمیر ہی ایک سمسیا ہے. کشمیر جب تک سالو نہیں ہوگا تب تک اس ریجن کے اندر شانتی اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. ہم تو اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کشمیر صرف ایک بات نہیں ہے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بہت سے ایسے بات ہیں جن کو سلجھایا جانا چاہیے. جب تک کہ وہ نہیں ہوتے ہمارے رشتے ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ پاکستان نے ہمیشہ جب سے ان کی نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے ہیں تب سے پاکستان نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ وہ کبھی بھی ایک ایسا انڈرٹیکنگ نہیں دیں گے جس طرح ہندوستان نے دیا ہے نو فرسٹ یوز. پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر کسی یدھ میں ہمیں ایسا لگے کہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہوگی, ہم اپنا نیوکلیر پاور جو ہے استعمال کریں گے. عمر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے اندر ٹیررزم کا فائدہ اس لیے اٹھا پا رہا ہے کہ وہاں کی جنتا کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے انڈیا کے ساتھ رہنے کا؟ اگر وہ بات ہوتی تو پھر آپ کے 16-15 ملک کے لوگ وہاں پہ کیوں آتے؟ اگر صرف جموں کشمیر کے لوگ ہی بندوق اٹھا کے وہاں پہ مار پیٹ کر رہے ہوتے تو وہاں پہ جو افغان ہے, جو پاکستان ہے, جو بوسنیا سے آئے ہیں, جو سودان سے آئے ہیں, جو باقی ملک سے آئے ہیں, وہ کیوں آتے؟ وہ سب اور وہ 1990 سے کیوں نہیں آئے تھے؟ کیونکہ جب بھی بند کی کال کرتے ہیں ہم لوگ وہاں بند ہو جاتا ہے. اور نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ کے سر پہ بندوق ڈالا جاتا تو آپ اپنا دکان بند نہیں کرو گے؟ پاپولر سینٹیمنٹ نہیں ہے ان کے ساتھ. اگر پاپولر سینٹیمنٹ ہوتا تو یہی پاپولر سینٹیمنٹ حریت کانفرنس والے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے. وہ جب ہڑتال کا کال دیتے تھے تو دکان ایک دم بند ہو جاتے تھے. ایسا کیسے ہوا کہ اس فرائیڈے کو حریت کانفرنس والوں نے کہا نہیں تو آپ دکان کھلے رکھیے, لیکن دکان تب بھی بند ہوئے کیونکہ لوگوں کی پاپولر سینٹیمنٹ اور جو ان کا فیئر ہے ان کو ڈیوائیڈ کرنا آج بہت مشکل ہے. کشمیر کی جنتا ٹیررزم کے خلاف اوپنلی لڑنے سے ڈرتی ہے. اور نہیں تو کیا آپ نہیں ڈریں گے؟ ہمارے لیے کہنا تو یہ بہت آسان ہے. ہمارے ساتھ تو 20-25 لوگ بندوق لے کے گھومتے ہیں. جو عام ناگرک رستے میں پھنسے اور جس کے سر پہ بندوق ڈال کے اس کو مار دیا جائے وہ اپنا منہ کھولے گا کیوں؟ وہ تو بند رکھے گا. کشمیر کی جنتا کی کمزوری کے لیے وہاں کے لوگ ذمہ دار ہیں یا پولیٹیشین؟ اس چیز پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آج تک کے وشیش کارکرم سیدھی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے. ہم بات چیت کر رہے تھے ودیش راج منتری عمر عبداللہ سے. عمر، سمسیا وہی آ جاتی ہے کہ کشمیر سمسیا کو سالو کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ نہیں؟ اور نہیں تو کیا, کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کی جو ایلینیشن ہے, جو ان کے مشکلات ہیں, جو وہ چاہتے ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس ہو, وہ تو آپ بندوق سے ایڈریس نہیں کر سکیں گے, وہ تو آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے کریں گے. پچھلے عمر آپ یہ تو مان کے چلیں کہ عبداللہ فیملی پچھلے 25 سال سے کسی نہ کسی روپ میں رولنگ پارٹی رہی ہے. ایلینیشن آپ کے خلاف ہے یا کسی اور سرکار کے خلاف؟ نہیں, ہمارے بھی خلاف ہے, سینٹرل گورنمنٹ کے بھی خلاف ہے. جو پولیٹیکل گیمز جموں کشمیر میں کھیلی گئی ہیں آزادی سے لے کے آج تک, وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. جو آپ کے اپوننٹ کئی بار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فاروق عبداللہ جو ہیں وہ کشمیر کی سمسیا ہے, نو کی سلوشن. اگر یہ بات صحیح ہے تو 96 میں 2/3 میجورٹی سے ان کو الیکٹ کیوں کیا گیا؟ اگر یہی بات صحیح ہے اور اگر یہ بات گورنمنٹ آف انڈیا مانتی چلتی آ رہی ہے تو آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں, آپ ڈسمس کیجئے اس سرکار کو. نہیں, آپ ٹوٹل ووٹس کی بات مت کیجئے, آپ اس سرکار کو ڈسمس کیجئے. پاپولر مینڈیٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. آپ 96 کے اسمبلی الیکشنز کے مینڈیٹ اس سے پہلے 87 کا بھی لوگ یاد کراتے ہیں, 88 میں کتنے % ووٹ پڑے تھے. دیکھیے, بندوق کے ڈر سے کیا آپ کو لگتا ہے لوگ باہر آ جائیں گے؟ نہیں, سمسیا میں نے کہا 20 سال میں اگر آپ کی پریوار جو ہے ستا میں رہا ہے, 84 میں آپ کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا. ہاں نہیں, لیکن پاپولر ووٹ کتنے ملے؟ نہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں پر ستا میں آپ چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ آتے رہے نا. پہلے آپ کے گرینڈ فادر تھے, اس کے بعد آپ کے فادر تھے, اور انشاء کلیگر آپ بھی بنیں گے. اس کے بعد پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 20 سال میں اگر آپ کو ستا دے دی جائے تو 20 سال میں آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ایلینیشن کو کم کریں؟ بالکل ہے. میں نے کب اس میں آپ سفل نہیں ہوئے؟
वो एलिनेशन और बढ़ती गई है, आप ही ने कहा ये बात। नहीं, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं कि इसमें हमारी भी कमजोरियां रही हैं और उसका हमें भुगतना पड़ा। 90 से 96 तक नहीं, अब हमारे अगर आपको पता है कि 100% अगर आप ब्लेम देना है, उसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप या आपकी लीडरशिप या वो तो कैसे बांटेंगे? वो मैं आप जैसे एक्सपर्ट्स के लिए छोड़ देता हूँ। आप लोग तो कश्मीर के बारे में मुझसे कई गुना ज्यादा जानते हैं। हम तो बाहर से देखते हैं ना, हम तो आप वही अंदर अच्छी से बात जानते है, हैं। इसलिए अच्छी बात है। आप बाहर से ही नंबर दे दें तो वही बहुत मैं अच्छा आपसे रहता नंबर है। देने की मैं बात कर नंबर मैं ना अपने खानदान को नंबर दूंगा, ना अपने तो वालिद सीधी साहब को बात में नंबर तो- दूंगा, ना हमारे सरकार को, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप बाहर से जितना नंबर हमें देना चाहें हम उसी से खुश हैं। आपने तो बड़ी स्टैंड ले रखी, जैसे आपने कहा कि फारूक राजीव रिकॉर्ड जो था डिजास्टर था, नहीं, होना मैंने चाहिए था। ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि इट वाज गलती थी। विद हाइंडसाइट इट वाज अ मिस्टेक, और ये सही बात है, मैं मानता हूँ। उससे एलिनेशन बढ़ा, मैं आपने ये भी कहा। मानता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ। तो फिर आप एक तरह से मान रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, चाहे सेंटर की थी, लेकिन आपके यहाँ आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या सिर्फ अब्दुल्ला खानदान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? थी। क्योंकि पावर में और कोई पार्टी रही नहीं ना, सिवाय अच्छा, आपके हम आपके पावर में वैक्यूम में काम करते हैं। नहीं, जब पावर में कोई रहेगा, अगर मैं जैसे एडिटर हूँ किसी मैगजीन का, अच्छा, अगर 20 साल तक आपको लगता है नहीं मैगजीन चलाना और स्टेट चलाना उसमें बहुत फर्क है? नहीं तो आप आज आ जाइए, मैं अपने वालिद साहब से कह देता हूँ वो कुर्सी छोड़ दें, आप बैठिए। मैं भी देखता हूँ आप 4 साल या 5 साल में कितना एलिनेशन दूर करेंगे। उमर, मैं तो सक्सेशन इस तरह का विश्वास नहीं करता। नहीं, तो पॉपुलर क्यों? मैंडेट हो तो ठीक है। नहीं, ठीक है, तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बहुमत होगी तो जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो आपको इलेक्ट करे चीफ मिनिस्टर, आप बैठिए 5 साल और एलिनेशन दूर कीजिए। मैं भी देखता हूँ आप वैक्यूम में कैसे काम करेंगे। आप इस बात को मत लेके चलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। देखिए, इसमें सेंटर का भी रोल रहा है। आजादी से लेके आज तक जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसमें सेंटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। चाहे वो हमारी अंदरूनी खुदमुख्तारी को कम करने का रोल रहा, चाहे वो शेख अब्दुल्ला को जेल में डालने का रोल रहे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की सरकार को 2 बार गिराने का रोल रहे। इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की एलियनेशन नहीं होगी तो और क्या होगी? नहीं, सेंटर का रोल भी रहा, आपने अभी माना 3 साल से आप सरकार के अंदर हैं, इस सरकार के अंदर। तो इसको कम करने में, रिवर्स करने के लिए आपने क्या इसको कम करने में, रिवर्स करने में तो बहुत काम हो चुका है, बहुत काम हुआ है। आप देखिए, अब मैं यहाँ पे सिवाय ये कि वहाँ पर ग्रांट ज्यादा जा रही है, पिछले 6 साल के अंदर मैक्सिमम ग्रांट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गई हैं। ये तो ग्रांट फंड्स ज्यादा गए हैं पहले से गई हैं, वहाँ तो पर। इन फंड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। 89 तक तो आपके यहाँ सरप्लस स्टेट एक किस्म की थी, जब 89 के बाद थोड़ा है कि सेंटर से आता जा रहा है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, ये फंड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल तो है, पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मानिए। जनता आपके साथ जुड़ नहीं रही है। पॉजिटिव रिजल्ट आप बंदूक के होते हुए कैसे मानेंगे? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मैं अभी भी तैयार हूँ। ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले अपने आप को जम्मू कश्मीर के नेता मानते हैं, या जो भी और पॉलिटिकल पार्टी हो या शबीर शाह साहब हो, वो ये जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवाद हैं, इनको कह दे अपने बंदूक नीचे रखें। और हम भी कहते हैं कि पुलिस और आर्मी अपने बैरक्स में बैठें और लोग आ जाए बाहर। 90%, 95%, 100% लोग आए और अपने मत का इस्तेमाल करें। मैं देखता हूँ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कौन है। आप तो नाराज हो गए थे, आपके फादर जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएंगे, तो आपको लगा कि पहले गलत होते थे क्या? तो जाहिर है वो नहीं, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर की बात, देखिए, मैं प्राइम था। मिनिस्टर की बात से इतना नाराज नहीं था जितना गृह मंत्री साहब जब उन्होंने कहा कि 77 के इलेक्शन के अलावा और कोई इलेक्शन वहां फ्री और फेयर नहीं रहा। मुझे इस बात से थोड़ी कठिनाई हुई क्योंकि मैं सरकार में एक मंत्री शामिल हूं। अगर मेरा इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं रहा है तो मेरा इस सरकार में शामिल होने का कोई हक नहीं है। तो आप मुझे कहिए, मैं छोड़ दूंगा। नहीं उमर, आप इसलिए नाराज तो नहीं हुए कि लोगों को लगता था कि उसमें कुछ सच्चाई थी, कई फेयर और फेयर इलेक्शन नहीं होते? आप मुझे एक रियासत दिखाइए जिसमें 100% फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, एक रियासत इस मुल्क में। इसका मतलब पूरे भारत के अंदर अनफेयर इलेक्शन होते हैं क्या? नहीं, हर इलेक्शन में थोड़ा कुछ ना कुछ तो हो जाता है। तो ये देखिए, आप सच बात मान लीजिए, आप सच से आप छुपिएगा नहीं। हर इलेक्शन में चाहे जिस भी रियासत में हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती तो हो जाती है। लेकिन उससे ये कहना कि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो बिल्कुल फेलियर है, वो भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जन्नत, आज से 20 साल पहले कश्मीर इस देश का जन्नत था। अब 20,000 लोगों के मरने के बाद जहन्नुम सा लगता है। आपने तो सिर्फ 20 कर दिया, बाकी लोगों ने तो उसको 80 तक पहुंचा दिया। मैं आपकी बात, चलो 80 बन के तो जहन्नुम बन गया, इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेवार तो है। बिल्कुल है, सबसे पहले तो पाकिस्तान। उमर बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं, इनसे फिर भी बातचीत करने का मौका मिलेगा। आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक।